नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कल्चर पर। मित्रों, आज हम कुमार साईं प्रीतम जी के साथ मेंटल हेल्थ या मेंटल इश्यूज के बारे में सीखने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। आज हम मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक रोग के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। ये आज की कंटेंट है। हम मेंटल हेल्थ क्या है उससे शुरू करेंगे, फिर मेंटल हेल्थ और ब्रेन के बीच क्या कनेक्शन है उसको देखेंगे, फिर बायोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस, क्योंकि मेंटल इलनेस के पीछे साइंस क्या है उसको समझेंगे, फिर हमारे 5 मेजर तरह के जो मेंटल इलनेस है उसके ऊपर दृष्टि देंगे, फिर एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या क्या हैं मेंटल इलनेस को जज करने के लिए उसको देखेंगे, फिर 4 रियल लाइफ केसेस डिस्कशन करेंगे और फाइनली रेमेडियल मेजर्स आपको देंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेंटल हेल्थ है क्या। देखिए, मेंटल हेल्थ है हमारे इमोशनल, साइकोलॉजिकल या फिर जो सोशल वेलबींग को ये दर्शाता है। कैसे कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपको डाल दिया जाए, आप कैसे सोचते हो, आप उस सिचुएशन में कैसे एक्ट करते हो इन डे टू डे एक्टिविटी में, ये हमारा मेंटल हेल्थ दर्शाता है। मेंटल इलनेस क्या है। देखिए, हम सोसाइटी में जनरली जनरली जैसे किसी भी एक्टिविटी को डील करते हैं, अगर कोई पर्सन एक डिजॉर्डर मैनर में करे, अर्थात अगर उसको किसी सिचुएशन में डाल दिया जाए तो जनरल बिहेवियर से अगर उसका बिहेवियर यानी कि थिंकिंग, फीलिंग या फिर एक्शन डिफरेंट निकले, जो कि नॉर्मल वे में ना होके कुछ दूसरे वे में हो, तो उसको हम मेंटल इलनेस बोलते हैं, जो कि डे टू डे एक्टिविटी में, डेली फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये जो मेंटल इलनेस है ये डिफरेंट तरह का है, जैसे कि एंजाइटी डिजॉर्डर, डिप्रेशन, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, एडीएचडी। तो ये जो जितने सारे मेंटल इलनेस है इनके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, कोई भी सेम तरह का नहीं है। हम फ्यू स्लाइड्स के बाद देखेंगे ये सब क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मेंटल हेल्थ का ब्रेन के साथ क्या कनेक्शन है। देखिए, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसके थ्रू हमारा ब्रेन जो है मैसेज भेजता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। ये जो नर्वस सिस्टम है इसका जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है, जो एक नर्व सेल है, उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। एक न्यूरॉन के फोटो यहाँ पे दे दिया गया है, देखिए। मैं इसके बाद जहाँ जहाँ जिस जिस स्लाइड पे जा रहा हूँ वहां पे आप फिगर को जरूर देखिएगा। ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर है इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसकी फंक्शन भी 4 तरह का है। वो क्या है? एक है सेल बॉडी, फिर डेंड्राइट, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल्स। तो सेल बॉडी क्या है? देखिए, एक न्यूरॉन जो है उसका जो मेटाबॉलिक सेंटर है, एक न्यूरॉन का मेटाबॉलिक सेंटर जो है उसको सेल बॉडी बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस लोकेटेड है। और सेल का जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो सारा का सारा यहाँ पे होता है। ये जो न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो फाइबर्स हैं, मल्टीपल फाइबर्स हैं, उनको हम डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्राइट का काम क्या है कि दूसरा न्यूरॉन जो भी संदेशा भेज रहा है उस संदेशा को रिसीव करके सेल बॉडी को देना, ये डेंड्राइट का बेसिक फंक्शन है, इसीलिए उसको रिसीविंग यूनिट ऑफ अदर नर्व सेल्स बोलते हैं। अब देखते हैं एक्सॉन क्या है। देखिए, हमने डेंड्राइट देखा जो हमारे एक्सटेंडेड फाइबर्स हैं, तो उसी सेल बॉडी से और एक एक्सटेंडेड फाइबर है जिसका लेंथ जो है वो डेंड्राइट से ज्यादा है, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। अच्छा, एक्सॉन का काम क्या है? वो सेल बॉडी से मैसेज को कैरी करके दूसरे नर्व तक पहुंचाना, जो मीडियम है उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। ये मैसेंजर कैरियर है इन जनरल। अब क्या है कि एक एक्सॉन के एक और हो गया सेल बॉडी जहां से वो निकला है, उसका जो दूसरा ओपन एंड है उसमें स्पेशलाइज्ड स्वेलिंग्स रहता है, उसको हम एक्सॉन टर्मिनल्स बोलते हैं, जो कि एक न्यूरॉन का चौथा पार्ट है। एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है? ये एक सेल बॉडी से एक्सॉन निकला, फिर आया एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ पे एक्सॉन रुक गया, फिर दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए तैयार होगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली एक्सॉन टर्मिनल से
एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से ट्रांसफर होके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में रिसीव होता है। दिस इज द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ नर्व सेल। एक और रहा हमारा एक्सॉन टर्मिनल, दूसरे और रहा डेंड्राइट। इनके बीच जो स्पेस होता है उसको साइनेप्स बोलते हैं। जो नर्व सेल, जो न्यूरॉन मैसेज सेंड करता है उसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। जो नर्व सेल उसको रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, उसको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, इनके बीच जो इंटरसेलुलर स्पेस रहता है उसको सिनेप्टिक स्पेस बोलते हैं। न्यूरॉन जो सेल बॉडी जो इंफॉर्मेशन सेंड करता है वो टाइनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू सेंड करते हैं, जिसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो एक्सॉन के थ्रू सेल बॉडी के से लेके एक्सोल टर्मिनल तक जाता है। अब एक्सोल टर्मिनल में क्या होता है, टाइनी टाइनी सैक्स में कुछ वेसिकल्स रहते हैं, कुछ पॉकेट्स रहते हैं, उसको वेसिकल्स बोलते हैं, जिनके अंदर केमिकल कंपाउंड्स रहते हैं, जैसे कि डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। ये जो केमिकल कंपाउंड्स है इनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। अब क्या हुआ देखिए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया सेल बॉडी से एक्सॉन के थ्रू। अब उसने क्या किया, ये जो वेसिकल्स है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैरी कर रहा है इसको ट्रिगर कर दिया। अब जब ये वेसिकल्स को ट्रिगर कर दिया, ये वेसिकल्स अभी क्या हुआ, एक वो जो हमारा टर्मिनल है एक्सॉन टर्मिनल, इसके आउटर मेम्ब्रेन में जाके टकरा के वहां पे फ्यूज हो गया, यानी कि वहां पे मर्ज हो गया। जब ये मर्ज हो गया तो वो जो वेसिकल है इसके अंदर जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स थे यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो क्या हुए, साइनेप्टिक स्पेस में रिलीज हो गए। वो जब साइनेप्टिक स्पेस में रिलीज हो गए तो वो वहां पे फ्लोट करने लगे, यानी कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक गति करने लगे। अब ये गति कर रहे हैं। अब हमारा जो दूसरा न्यूरॉन है जो रेडी होके बैठा है इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, उसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिनको रिसेप्टर्स बोलते हैं। ये जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं ये साइनेप्टिक स्पेस से थ्रू मूव करके जाके उस रिसेप्टर में बाइंड हो जाते हैं। वंस वो रिसेप्टर में बाइंड हो गए तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो क्रिएट होता है। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है उसको डेंड्राइट सेंस करके सेल बॉडी को ट्रांसफर कर देता है, जिसके वजह से जो इंफॉर्मेशन है एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक इजीली ट्रांसफर हो सकता है। अब देखिए बायोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस। देखिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये वेराइटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स मॉलिक्यूल कैरी करता है। एग्जाम्पल की ओर से ग्लूटामेट हो गया, गैबा, सेरोटोनिन, डोपामिन एटसेट्रा। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है इनके स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है और ब्रेन में इनके फंक्शन भी डिफरेंट तरह के हैं। हमारा जो मेंटल इलनेस है, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जब कभी भी ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्री से पोस्ट तक गति करते हैं, यानी कि प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है उससे जब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक गति करते हैं, तो उस बीच में अगर ये कम मात्रा में गति करते हैं उसके वजह से हमको मेंटल हेल्थ इश्यू आता है। एग्जाम्पल की ओर से सपोज एक हेल्दी पर्सन है, एक डिप्रेस्ड पर्सन है। हेल्दी पर्सन के केस में जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक जो गति कर रहा है जिस मात्रा में रहेगा एक हेल्दी पर्सन के केस में, अगर हम एक डिप्रेस्ड पर्सन को लें, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर जो सेरोटोनिन है इस केस में कम मात्रा में रहेगा। क्योंकि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिफिशियंसी आ गई तो सही मात्रा में इंफॉर्मेशन एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से मेंटल हेल्थ इश्यू यानी कि डिप्रेशन आती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने डेवलप किया सिलेक्टिव स्टेरोनिन रेप्यूटेक इनहिबिटर, जिसको SSRIs भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जिस पेशेंट को डिप्रेशन है अगर इसको ये इनहिबिटर दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, वो सेरोटोनिन की मात्रा जो है एक डिप्रेस्ड पेशेंट में उसको इंक्रीज करके एक हेल्दी पर्सन के लेवल में ले आता है, जिसके वजह से एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक जब ये सेरोटोनिन ट्रांसफर होता है सही मात्रा में होता है, और वो जब डिप्रेशन वाला स्टेट है उससे उस पर्सन को राहत मिल जाती है। अब देखिए 5 मेजर टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस।
सबसे पहले जेनरलाइज्ड एंजाइटी डिजॉर्डर। अगर मैं एंजाइटी डिजॉर्डर की बात करूं, देखिए एंजाइटी हर किसी को बीच बीच में रह जाता है, मगर जेनरलाइज्ड एंजाइटी डिजॉर्डर क्या है? देखिए एंजाइटी क्या है? फियर, डर जाना। अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आ जाए जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, या फिर छोटा मोटा कोई भी सिचुएशन आ जाए, स्ट्रेस वाला सिचुएशन, अगर उसमें आप अननेसेसरीली बहुत ज्यादा वेरिड हो जा रहे हैं, एक्सेसिवली एंड फ्रिक्वेंटली, तो ये आपको डे टू डे एक्टिविटी में काम करने नहीं देता। इवन आपकी स्लीप पैटर्न भी डिजॉर्डर कर देता है। इसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिजॉर्डर बोलते हैं। दूसरा है मेजर डिप्रेसिव डिजॉर्डर। अच्छा, मेजर डिप्रेसिव डिजॉर्डर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन है। इसमें क्या होता है, आपके पास से होप चला जाता है। देखिए, एक ऑप्टिमिज्म, एक पेसिमिज्म। अगर आप अगर हमेशा सोच रहे हैं कि मेरा जिंदगी बर्बाद है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा जिंदगी अगर ना रहे तो ही बेटर है, हमेशा सैड, लो एनर्जी फील करना, जिंदगी से एक्साइटमेंट चले जाना, ये सब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का कारण बनता है, जिसके वजह से आदमी सुसाइड तक का अटेम्प्ट भी इस डिसऑर्डर में कर सकता है। अब आता है बाइपोलर डिसऑर्डर। ये एक मेजर डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, देखिए बाइपोल हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि ये, इसका जो साइकिल है दो में वेरी करता है। एक है एक्सट्रीम अप, एक है एक्सट्रीम लो। एक्सट्रीम अप और लो किसमें? मूड में, मूड स्विंग्स में। इसमें क्या होता है, एक है जो एक्सट्रीम अप, जो हमारा मूड है, इसको इमोशनल हाई बोलते हैं, दूसरा नाम इसको मैनिक बोलते हैं। इस स्टेट में क्या होता है, बंदे में बड़ा बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ जाता है। इतना एनर्जी आ जाता है उसकी नींद चली जाती है, दिमाग दौड़ने लगता है। कोई भी रिस्क वाला एक्टिविटी हो, वो पीछे नहीं हटता करने में। रिस्कफुल एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड, जरूरत से ज्यादा हो जाना, और इतना रिस्क ले जाना कि बीच बीच में हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ जाए, ये आ जाता है आपका इमोशनल हाई यानी कि मैनिक सिम्टम में। दूसरा है डिप्रेसिव सिम्टम। ये पूरा लोअर वर्जन है, यानी कि आपका जो मूड है पूरा लो हो जाएगा, कोई भी काम करने का इच्छा नहीं होगा, एक अंधेरे कमरे में आप बंद होके रहेंगे, आपको खाना खाने का भी इच्छा नहीं होगा, अंदर से रोना आएगा, अनकंट्रोलेबल क्राइंग जिसको बोलते हैं। अब बहुत ज्यादा रोना, फिर सोचेंगे कि मैं जी के क्या कर रहा हूँ, सुसाइडल थॉट्स भी आएंगे। ये डिप्रेसिव स्टेट का सिम्टम है। और एक चीज है, हाइपोमेनिक एपिसोड्स। ये क्या है कि मेनिक एपिसोड जितने इंटेंसिटी में आप में एग्रेशन बढ़ता है, उसका थोड़ा जो लिटिल वेरिएशन है उसको हाइपोमेनिक एपिसोड्स बोलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या है। देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर मेनली, वैसे तो चार पांच तरह का क्लासिफिकेशन है, मेनली दो तरह का है, बाइपोलर वन, बाइपोलर टू। अच्छा, बाइपोलर वन क्या है? बाइपोलर वन में वो जो मेनिक वाला फेज है, यानी कि एक्सट्रीमली एग्रेशन हो जाना, बॉडी में एनर्जी आ जाना, वो एटलीस्ट एक बार या एक से ज्यादा बार एक्सपीरियंस हो, जो कि 7 दिन से ज्यादा तक लास्टिंग कर जाए, तो उस केस में उसको बाइपोलर वन डिसऑर्डर के कैटेगरी में रखा जाता है। एक बात नोट करने की यह है कि इसमें आपको डिप्रेशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दिस इज नॉट मैंडेटोरी। मगर अगर जब डिप्रेशन आता है, वो तो कम से कम 2 वीक तक लास्टिंग कर जाता है। बाइपोलर वन डिसऑर्डर में मेनली आपको मेनिक वाली सिचुएशन से गुजरनी पड़ती है। और अगर आपको 1 साल के अंदर 4 या उससे ज्यादा बार मैनिक या फिर डिप्रेशन सेल से गुजरना पड़े, तो उसको रैपिड साइक्लिंग ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। अब बाइपोलर टू डिसऑर्डर क्या है, देखिए बाइपोलर टू डिसऑर्डर में उल्टा है, यानी कि इसमें मैनिक स्टेट नहीं आएगा, यहाँ पे डिप्रेसिव स्टेट आएगा। इसमें क्या होता है, आपकी सारी एनर्जी चली जाएगी, पूरी तरह एनर्जी चली जाएगी। आप एनर्जी, मतलब एग्रेशन रहेगा ही नहीं, पूरा रोता हुआ चेहरा, डिप्रेस स्टेट, अंधेरे में रहना, सुसाइड अटेम्प्ट करना, अकेले रहना, इन सब को आपको एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। दूसरी चीज है, बाइपोलर टू डिसऑर्डर में अगर मेनिक फेज आता भी है, तो उस केस में हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था ना, हाइपोमेनिक एपिसोड, यानी कि मेनिक का छोटा सा वर्जन, वो आप एक्सपीरियंस करते सकते हैं, मगर बिगर वाला मेनिक आपको बाइपोलर टू डिसऑर्डर में नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि बाइपोलर टू आपको ज्यादा एनर्जी ड्रेन कर लेता है। इसका वजह से बाइपोलर वन चूंकि ज्यादा खतरनाक है, बट अगर आप बॉडी की बात करें
फिजिकल बॉडी की, तो बाइपोलर टू ज्यादा डेबिलिटेटिंग है। अच्छा, ये जो बाइपोलर डिजॉर्डर का क्लासिफिकेशन है, इसमें और एक है जो है साइक्लोथाइमिक डिजॉर्डर। ये क्या होता है, देखिए, सपोज आपके अंदर बाइपोलर डिजॉर्डर है, एक्सट्रीमिटीज में नहीं है, आप कभी आपका मेनिक फेज आ जा रहा है, कभी डिप्रेसिव फेज आ जा रहा है, मगर शॉर्ट पीरियड के लिए आ जा रहा है, जो कि 2 से ज्यादा साल लास्टिंग कर जाए, मगर शॉर्ट शॉर्ट टर्म में आता हो, उसको साइक्लोथाइमिक डिजॉर्डर बोलते हैं, which is less severe than the above two bipolar disorders। अब आते हैं स्किजोफ्रेनिया। देखिए, इस स्किजोफ्रेनिया के बारे में सारे कुछ सब सुने ही होंगे। इसमें क्या होता है, एक सीरियस मेंटल डिजॉर्डर है। इसमें लोग रियलिटी से हट जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, रियलिटी एक और होता है, ये उसको कुछ दूसरा एक एबनॉर्मली इंटरप्रेट करने लगते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशंस हो गया, डिल्यूजन हो गया, एक्सट्रीमली डिजॉर्डर थिंकिंग एंड बिहेवियर, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, तो ये डे टू डे एक्टिविटी में आपका लाइफ हेल बना देता है। ये जो स्किजोफ्रेनिया है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक है साइकोटिक, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है कॉग्निटिव। साइकोटिक सिम्टम क्या है, देखिए देखिए, साइकोटिक सिम्टम पूरा डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट प्रोसेस है, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। अर्थात आपको भूत प्रेत दिखना, आपका थॉट प्रोसेस ऐसे हो जाना कि कोई मृत व्यक्ति है आपके परिवार में, वो आपके सामने चल के जा रहा है, उस टाइप का थॉट प्रोसेस है। तो ये क्या करता है, आपको रियलिटी से पूरा अलग कर देता है। तो ये सबसे डेंजर वाला साइकोटिक सिम्टम ये स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर कैटेगरी में आता है। दूसरा नेगेटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम क्या है कि आपके जिंदगी में क्या हो जाता है कि एक्साइटमेंट चला जाता है। एक्साइटमेंट चला जाना का अर्थ क्या है, मोटिवेशन चला जाता है, सोशल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते, कोई भी एक्टिविटी हो गया उसको पूरा नहीं करके आधे में ही छोड़ देते हैं, नहीं मेरे को नहीं करना। तो ये जो नेगेटिव सिम्टम है, ये स्किज़ोफ्रेनिया की सेकंड कैटेगरी में आता है। तीसरा है कॉग्निटिव सिम्टम। कॉग्निटिव सिम्टम आपके मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है। सपोज आप किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटरेक्शन के बीच में भूल गए क्या बात चल रही थी। सपोज आपको कुछ नया चीज सीखने के लिए दे रहा है, मगर कभी उसको कंप्लीटली सीख ही नहीं पा रहे हैं। आपका सपोज किसी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है, आप भूल जा रहे हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट किसी के साथ फिक्स है, मुझे कब ऑफिस जाना है, आज मेरा क्या काम करना था। डे टू डे एक्टिविटी में जो भूलने की बीमारी, ये कॉग्निटिव स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्टम है। अब आता है पांचवा, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देखिए, ओसीडी में क्या होता है, ये इंग्लिश में जरा पढ़ दे रहा हूं। यू हैव फ्रीक्वेंट अनवांटेड थॉट्स एंड सेंसेशंस, जिसको ऑब्सेशन बोलते हैं, दैट कॉज यू टू परफॉर्म रिपीटेटिव बिहेवियर, जिसको कंपल्शंस बोलते हैं। सबसे पहले मैं ये ऑब्सेशंस आपको समझा दे रहा हूँ क्या है। देखिए, सपोज आपके घर में छोटा बच्चा है, उसने फर्श पे कभी सुसु कर दिया, अब आप उसको क्लीन कर लिया। 1 घंटे बाद आपको कुछ बाहर से कुछ भी स्मेल आ गया, आपका मन कहेगा नहीं नहीं वो उसी से दुर्गंध आ रहा है, आप उसको फिर से क्लीन करोगे। फिर 1 घंटा जाएगा, फिर देखोगे कि वहां पे कुछ छोटा मोटा कीड़ा चल रहा होगा, आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अरे वो तो उसमें वहां पे कर दिया था, वहां पे अभी भी कीटाणु है, आप फिर से जाके साफ करोगे। तो ये क्या कर दिया, आपको ऑब्सेस कर दिया क्लीनिंग के साथ। इसको बोलते हैं ऑब्सेशन। अब एक कंपल्सन वाला जो बिहेवियर है, ये क्या होता है कि सपोज आप खाना खाए, हाथ धोए, हाथ धोए, भूल गए, अरे मैंने हाथ धोया था कि नहीं, फिर गए फिर धोए, फिर गए फिर धोए। ये रिपीटेटिव हाथ धोना। या फिर आप अगर 5 वस्तुओं को अरेंज करके रखे हों, उन्हीं पांचों को हमेशा ऐसे ही अरेंज करके रखना है, अगर इधर उधर हो गया तो नहीं नहीं चलेगा, वैसे ही अरेंज करके रखना है। तो ये सब सिस्टम है, उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आता है, जो कि डे टू डे एक्टिविटी में बड़ा ही ट्रबल क्रिएट कर देते हैं ड्यू टू योर ओन रिपीटेटिव बिहेवियर। अब चलिए एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स में आते हैं। चंद्रमा सबसे पहले, माइंड, इमोशन है, सोचने की कैपेसिटी यही देता है हमको। फिर आता है मरकरी, हमारे जो नर्व्स है, न्यूरॉन्स है, मेनली इसको रिप्रेजेंट करता है। मेंटल एटीट्यूड है, एक चीज में लॉजिक ढूंढना। जब मरकरी गड़बड़ा जाता है तो आदमी लॉजिक भूल जाता है, क्या करता है, बॉडी डिसऑर्डर थिंकिंग में मरकरी के गड़बड़ से होता है। लॉजिक एंड रीजनिंग एबिलिटी मरकरी देता है। सैटर्न जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन देता है, एक चीज को ड्रैग डाउन कर देना, स्लो डाउन कर देना, लंबा खींच लेना, वो सैटर्न का काम है, जो कि क्रोनिक इलनेस भी देता है। राहु क्या करता है, अनरिस्ट्रेंड एक्सपेंशन देता है, यानी कि वो ऐसा ग्रोथ देगा जिसका कोई मतलब लिमिट ही नहीं है, रुकने का, ग्रोथ दे ही रहा है दे ही रहा है, आप चले ही जा रहे हैं, उसको राहु है। केतु क्या करेगा, ऑलराउंड रेस्ट्रिक्शन दे देगा आपको, यानी कि ग्रोथ जीरो, ग्रोथ करने जाएगा वो वहीं पे रुक देगा।
मंगल क्या है, एग्रेशन देता है। देखिए जब कोई भी सुसाइड वाले टेंडेंसी होता है उसमें देखिएगा मंगल का इन्फ्लुएंस पक्का रह रहा होगा किसी ना किसी ओर से एसेंडेंट पे। अब एक प्लैनेट प्लूटो। प्लूटो जो ग्रह है वो हेरेडिटरी एंड मैलिग्नेंट डिजीज देने में सक्षम है, क्योंकि बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट्स है इन सब में से। अब आते हैं गुलिका या मांगी। ये शनि के बेटे हैं और इनके जो इफेक्ट है सिमिलर टू सैटर्न है, यानी कि एक चीज को ऑब्स्ट्रक्टिव करके ड्रैग डाउन कर देना, आगे ना बढ़ने देना। अब आता है एरीज साइन एंड फर्स्ट हाउस। ये हमारे हेड एंड ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। जेमिनी साइन एंड थर्ड हाउस जो कि इंटेलेक्ट एंड लर्निंग एबिलिटीज को दिखाता है। कैंसर साइन एंड फोर्थ हाउस जो कि इमोशन एंड स्टेट ऑफ माइंड के साथ डील करता है। स्कॉर्पियो साइन एंड एट्थ हाउस जो कि हमारा पेनफुल एक्सपीरियंसेस, हिडन एंड मिस्टीरियस थिंग्स को दिखाता है। और फाइनली पाइसेस साइन एंड ट्वेल्थ हाउस है जो कि हमारा ह्यूमन वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच जो लिंक है वो पाइसेस साइन है। और ट्वेल्थ हाउस जो है वो एवरी टाइप ऑफ लॉस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं प्लैनेटरी एस्पेक्ट। देखिए सबसे पहले कंजंक्शन देखते हैं क्या है। अगर दो प्लैनेट सेम राशि में बैठे हों, डिग्री डिफरेंस 8 डिग्री के अंदर हो, वो कंजंक्शन एस्पेक्ट के अंदर आता है। दूसरे ओपोजिशन एस्पेक्ट, अगर दो प्लैनेट परस्पर एग्जैक्टली ओपोजिट साइन में यानी कि 1/7 में बैठे हों और डिग्री डिफरेंस 8 डिग्री के अंदर हो। तीसरा है क्विनकॉन्स एस्पेक्ट, अगर दो प्लैनेट परस्पर श्राष्टक बैठे हों और डिग्री डिफरेंस 4 डिग्री के अंदर हो। तो ये जो कंजंक्शन ओपोजिशन क्विनकॉन्स है इनको हार्ड एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट बोलते हैं, जिसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बन गया है इस चैनल में। फिर आता है स्पेशल एस्पेक्ट्स जो कि जिसका डिग्री डिफरेंस है 15 डिग्री। और ये क्या है कि राहु केतु की 5th एंड 9th एस्पेक्ट, शनि की 3rd एंड 10th एस्पेक्ट, मंगल की 4th एंड 8th एस्पेक्ट। यहाँ पे कुछ नोट्स दिया है, देखिए दो प्लैनेट के बीच एस्पेक्ट काम कर रहा है, चाहे वो हार्ड एस्पेक्ट हो या फिर स्पेशल एस्पेक्ट हो। अगर इन दोनों के बीच डिग्री डिफरेंस जितना कम होगा उस एस्पेक्ट की जो इन्फ्लुएंस है वो उतना ज्यादा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट कोई एस्पेक्ट दे रहा हो, हार्ड एस्पेक्ट, तो वो जो हार्मफुल रिजल्ट प्रेजेंट करता है वो बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम क्रिएट करता है इन कंपैरिजन टू द डायरेक्ट प्लैनेट्स। तीसरी चीज ये है कि हम जब प्लैनेट के लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल लहरी आयनाम्स का ही यूज करेंगे, बाकी कोई आयनाम्स का यूज नहीं करेंगे। चौथी बात यह है कि यहाँ पे जो भी कुछ चार्ट एनालिसिस किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ राशि चार्ट के रेफरेंस में किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का भाव चलित का प्रयोग नहीं हो रहा है। अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, हेलोजुनेशंस। बर्थ डिटेल्स दे दिया गया है। एसेंडेंट है 25 डिग्री 42 मिनट सजिटेरियस। देखिए इन फीमेल को 10-15 साल पहले से ही एक अजीब सी हेलोजिनेशन शुरू हो गई कि जितने भी भूत प्रेत है घर के अंदर दिखना, मृतक व्यक्ति घर के अंदर दिखना, चुड़ैल दिखना, ये अभी तक इनको दिख रही है, इनका कोई भी सोल्यूशन मिल नहीं पा रहा। अब इनके बर्थ चार्ट देखते हैं। देखिए दो प्लैनेट्स हैं फोकस में, मून एंड मरकरी। मरकरी तो वेल प्लेस्ड है, चाहे रेट्रो हो, बट सोरासी है, वेल प्लेस्ड है, मित्र के साथ बैठा है, अगल बगल भाव भी मित्र ही है। चंद्रमा की बात करें, सबसे पहले चंद्रमा मीन राशि में बैठा है। मैं अगर पिछले 2 स्लाइड में जाऊं तो मैंने सबसे पहले बोला था मीन राशि डील्स विद द लिंक बिटवीन द ह्यूमन वर्ल्ड एंड स्पिरिट वर्ल्ड। इसके वजह से ये प्राइमरीली जिन लोगों की मीन राशि होती है वो मेनली ये जो स्पिरिट डीलिंग वगैरह करते हैं। दूसरी बात है, ये जो चंद्रमा है इसके सप्तम में यानी कि कन्या राशि में मंगल और प्लूटो बैठा है। मंगल का डिग्री 3 डिग्री, प्लूटो का डिग्री 25 डिग्री, चंद्रमा का डिग्री 23 डिग्री। तो मंगल की इन्फ्लुएंस चंद्रमा पे नहीं रह रहा, प्लूटो की रह रही है। और मैंने पढ़ाया था प्लूटो जो देता है डिजीज वो हेरिडिटरी आता है और मेलिग्नेंसी में देता है। अब आया राहु की पारी। देखिए राहु अष्टम भाव में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है। कर्क राशि में कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस है नहीं, तो कर्क राशि भी पीड़ित हो गया, यानी कि चंद्रमा भी पीड़ित है, कर्क राशि भी पीड़ित है। यही राहु चंद्रमा पे अपनी दृष्टि डाल रहा है। अगर रिवर्स में जाए तो 5th दृष्टि डाल रहा है, फॉरवर्ड में जाए तो 9th दृष्टि डाल रहा है। ये जो दृष्टि डाल रहा है, देखिए चंद्रमा की डिग्री 23 डिग्री, राहु की डिग्री है 28 डिग्री, बहुत ही कम डिग्री डिफरेंस है। और राहु क्या करता है, राहु का काम है अष्टम भाव से दृष्टि डालना। अष्टम भाव एक मिस्टीरियस भाव है, तो वो जो दृष्टि इस पे जा रहा है उसके बाद मिस्टीरियस थिंग अटैच होके जा रहा है, जिसके वजह से भूत प्रेत, मरा हुआ व्यक्ति, इनकी 8th हाउस द हाउस ऑफ डेथ, ये सब इनको दिखाई दे रहा है। अलग कोई भाव होता तो उसके रिलेटेड इनको दिखाई देता।
और एक चीज यहाँ पे मार्क कीजिए, अगर हम स्पेशल दृष्टिकांड की बात करें, चंद्रमा सर्प दृष्टिकांड में है, राहु सर्प दृष्टिकांड में है। जब दोनों के दोनों चंद्रमा राहु परस्पर इन्फ्लुएंस्ड और सर्प दृष्टिकांड में आ गए, तो सर्पेंट एनर्जी एक मिस्टीरियस एनर्जी होता है। उस एनर्जी क्या करता है, धीरे धीरे आपके अंदर विष खोलता है, एंड उस एनर्जी को हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके वजह से इनको 10-15 साल से ये भूत पिशाच देखना शुरू हुए हैं, जो कि अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। दूसरी एग्जांपल बाइपोलर डिजॉर्डर, एसेंडेंट है 18 डिग्री 46 मिनट वर्गो। 10 अक्टूबर 1967 में ये जो पर्सन है वो डिप्रेशन के वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, और उसी साल वो सुसाइड अटेम्प्ट भी किए थे। 1974 में ये मैनिक डिप्रेसिव में जो डिजीज है उसमें वो डायग्नाइज हुए, यानी कि बाइपोलर डिजॉर्डर 1 का। दूसरी बात है, इस मैनिक फेज के चलते वो बड़े सारे सुसाइड अटेम्प्ट्स भी किए थे, जो कि 1974 से 1981 तक कंटिन्यू हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले दो चीजें हैं, मून एंड मरकरी। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा तुला राशि में बैठा है, चंद्रमा की डिग्री है 19 डिग्री। राहु मिथुन राशि में बैठा है, राहु की डिग्री है 26 डिग्री। तो राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर सीधा सीधा जा रही है, तो चंद्रमा इस चार्ट में हो गया पीड़ित। चंद्रमा तो पीड़ित हो गया, मगर चंद्रमा अपने दोस्तों को द्वारा सराउंडेड भी है, तो ये ज्यादा पीड़ित नहीं है। इस चार्ट में ज्यादा पीड़ित मरकरी है। कैसे, देखिए, आप सोचेंगे मरकरी केतु के वजह से पीड़ित है, मगर नहीं, क्योंकि मरकरी की डिग्री है यहाँ पे 15 डिग्री सेजिटेरियस, केतु है 26 डिग्री सेजिटेरियस। डिग्री डिफरेंस 8 डिग्री के ऊपर चला गया, दिस इज नॉट अ कंजंक्शन। तो पीड़ित किससे है? मैंने आपको बताया था, जब कभी भी कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट हार्ड एस्पेक्ट दे दे, दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग टू डील विथ। यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जेमिनी साइन में बैठा है, मरकरी को सीधा सीधा ओपोजिशन एस्पेक्ट दे रहा है। सटर्न है 15 डिग्री, मरकरी है 15 डिग्री, डायरेक्ट एस्पेक्ट मिल रहा है, तो मरकरी इज कंप्लीटली डैमेज्ड। सेकेंड चीज देखिए, गुलिक, शनि का बेटा, गुलिक की डिग्री है 21 डिग्री, वो भी हार्ड एस्पेक्ट दे रहा है मरकरी को। प्लूटो की बात करते हैं, प्लूटो कैंसर सन में बैठा है। आप सोच रहे होंगे प्लूटो किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? मैंने क्विनकॉन्क एस्पेक्ट पढ़ाया था कि अगर दो प्लैनेट षडाष्टक बैठे हों और डिग्री डिफरेंस 4 डिग्री के अंदर आ जाए, तो उसको क्विनकॉन्क एस्पेक्ट बोलते हैं, जो कि हार्ड एस्पेक्ट है। देखिए, प्लूटो की डिग्री है 16 डिग्री कैंसर, मरकरी कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, षडाष्टक बैठे हैं, तो प्लूटो जो है वो पूरी तरह से क्विनकॉन्क एस्पेक्ट इसको दे रहा है। तो इस चार्ट में प्राइमरीली मरकरी पीड़ित है रादर देन चंद्रमा। अब देखिए, ये जो इनका जो डिप्रेसिव स्टेट हुआ वो कब हुआ? देखिए, शनि के पीरियड। तो ये आप क्या समझ रहे हैं कि, ये आप एक नोट कर सकते हैं, बात है कि 3 महादशाएं हैं, शनि राहु केतु, जिसके साथ जितना भी बड़ा बड़ा ये जो क्रोनिक बड़ी बीमारियां होते हैं, ये तीन ही महादशाओं में ही होते हैं, जिनमें से ये अनफॉर्चुनेटली इनके हिस्से में आ गया, जो कि 1980 तक चला। अब मल्टीपल पर्सनैलिटी डिजॉर्डर, देखिए एसेंडेंट है 1 डिग्री 14 मिनट एरिस। अच्छा, इस चार्ट में सबसे पहले देखते हैं चंद्रमा की पोजिशनिंग क्या है। देखिए, चंद्रमा फिर से मीन राशि में है, और मीन राशि मैंने आपको पहले ही बताया है, इट डील्स विद द स्पिरिट वर्ल्ड। सेकंड चीज ये देखिए कि मून को इन्फ्लुएंस कौन कौन कर रहा है। अगर आप देखेंगे, शनि की डिग्री है 21 डिग्री, मून की है 4 डिग्री। मून की प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि वो 12वें घर में बैठा है, उससे ज्यादा उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आते हैं कर्क राशि पे, क्योंकि कर्क राशि डील्स विथ आवर इमोशनल स्टेट, मेंटल पीस। कर्क राशि देखिए, आप खाली बैठा है, अब चौंक जाएंगे, मगर आप अगर डीप में जाएंगे, सबसे पहले वहां पे प्लूटो बैठा है, फिर गुलिका मंदिर, दोनों बैठे हैं, तो कर्क राशि भी पीड़ित है यहाँ पे। अब देखिए मरकरी की पारी, मरकरी यहाँ पे 19 डिग्री वर्गो में है, बढ़िया बैठा है, मगर प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? सटर्न 21 डिग्री पाइसिस में है, डिग्री डिफरेंस सिर्फ 2 डिग्री का है, और सटर्न पूरी तरह से ओपोजिशन हार्ड एस्पेक्ट मरकरी पे दे रहा है। तो इस चार्ट में भी मरकरी पूरी तरह से पीड़ित है। अब देखते हैं कि इनकी जो ये परिस्थिति हुई, ये 1975 में डायग्नोस्ड हुए थे पैरानोया, एंजाइटी डिसऑर्डर और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। देखिए, मैंने आपको पिछले स्लाइड में 3 महादशा बताई थे, वो क्या था? सैटर्न, केतु और राहु। इनकी केतु की महादशा 1973 से चल गया। अगर केतु की पोजीशनिंग की बात करें, केतु बैठा है एसेंडेंट पे, एरिस साइन में बैठा है, जो कि हमारा हेड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। जब राहु केतु की बात चलती है, जब रिजल्ट देने में आते हैं,
वो राहु केतु जो वो जहाँ बैठते हैं उसका रिजल्ट तो देते हैं, मगर इसके साथ ही वो अपने नक्षत्र स्वामी का भी रिजल्ट देते हैं। देखिए केतु यहाँ पे भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र का स्वामी हो गया शुक्र, अष्टम भाव में बैठ गया है। तो केतु के पीरियड में जो भी रिजल्ट मिल रहा है इनको, लगन के साथ अष्टम भाव जुड़ गया है। और जब लगन के साथ अष्टम भाव जुड़ जाता है तो उस केस में जो इनको प्रॉब्लम आ रही है वो सफरिंग बहुत जोरों से आएगी और लॉन्ग टर्म तक चलेगी, जिसके वजह से इनको 1975 में पैरानोया एंजाइटी डिसऑर्डर डिटेक्ट हो गया था केतु की दशा में। अब आते हैं सिजोफ्रेनिया। 26 डिग्री एसेंडेंट, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया हूँ, 26 डिग्री 17 मिनट जेमिनी है, यहाँ पे एरिस लिख दिया हूँ गलती से। आप ये लॉन्गिट्यूड वाला टेबल देख लीजिए। ये एक अमेरिकन पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, मेल नेटिव है, एक टाइम पे हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए थे। इनकी सफरिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो 18 मार्च 1963 में अपने आप को फांसी में लटका के सुसाइड कर लिया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले सुसाइड में तो बाद में जाएंगे, सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया हुआ क्यों हुआ। चंद्रमा की बात करते हैं सबसे पहले। चंद्रमा यहाँ पे मिथुन राशि में लगन पे बैठा है। चंद्रमा है 19 डिग्री, मंगल और प्लूटो के साथ बैठा है। मंगल है 8 डिग्री, डिग्री डिफरेंस 8 से बढ़ गया, इन्फ्लुएंस नहीं है। प्लूटो 25 डिग्री का है। चंद्रमा 19 डिग्री, प्लूटो 25 डिग्री, डिग्री डिफरेंस 8 डिग्री के अंदर है। तो इस चार्ट में प्लूटो चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, तो जो भी ये डिजीज लाए हैं चंद्रमा के रिलेटेड वो हेरिडिटरी है और मेलिग्नेंसी भी इसके साथ जुड़ गया है। दूसरी बात यह है कि प्लूटो है 25 डिग्री, एसेंडेंट है 26 डिग्री जेमिनाई, यानी कि प्लूटो डायरेक्टली एसेंडेंट पॉइंट पे ही बैठा है। तो इनको जो भी डिजॉर्डर आएगा वो मेलिग्नेंसी की ओर ही जाएगा, क्योंकि पूरा बॉडी ही वीक हो गया, थॉट प्रोसेस ही वीक हो गया, ब्रेन ही वीक हो गया इनका। अब देखिए, मरकरी की प्लेसमेंट बिल्कुल सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रमा पे और एक इन्फ्लुएंस है, क्या है? शनि की इन्फ्लुएंस है। कैसे है? चंद्रमा 19 डिग्री, शनि 21 डिग्री, परस्पर षडाष्टक बैठे हैं, तो क्विनकॉन्स हार्ड एस्पेक्ट चंद्रमा पे एक्ट कर रहा है, तो चंद्रमा पीड़ित है। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि में कोई भी बेनिफिक इन्फ्लुएंस है नहीं। गुलिका मांदी दोनों के दोनों कर्क राशि में बैठ गए हैं, यानी कि चंद्रमा पीड़ित है, कर्क राशि भी पीड़ित है। और अगर हम ये जो इनकी जो इवेंट हुआ, ये जो डेथ वाली इवेंट है वो देखेंगे, 18 मार्च 1963 को इनका शनि की महादशा, जुपिटर की अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रहा था। अब हम इसको एनालिसिस करते हैं। देखिए, अब शनि की महादशा में डिप्रेशन क्यों आई, ये जो स्किज़ोफ्रेनिया क्यों आया, सबसे पहले वो देखिए। आप तो बोलेंगे विपरीत है, आज हो गए, 8th लॉर्ड 6th में बैठा है। एक बात नोटिस कीजिए, 8th लॉर्ड 6th में तो बैठा है, कौन से राशि में बैठा है? स्कॉर्पियो साइन में बैठा है। स्कॉर्पियो साइन के क्वालिटीज शनि अपने पीरियड में देगा। दशा एनालिसिस टेक्निक एक वीडियो है, आप वो देख लीजिए, उसमें बताया गया है कैसे एक्यूरेटली दशा एनालिसिस करते हैं। अब स्कॉर्पियो साइन के क्वालिटीज क्या है? पेनफुल एक्सपीरियंसेस, मिस्टीरियस थिंग, ये सारा का सारा शनि अपने पीरियड में एक्टिवेट कर रहा है। चूंकि ये 8th लॉर्ड है तो वो स्कॉर्पियो साइन की जो क्वालिटीज है उसको इंटेंसिफाइड फॉर्म में नेटिव को देगा। तो नेटिव जो है मेंटली डिस्टर्ब हुए। जुपिटर की अंतर्दशा में हुई इनकी सुसाइड। जुपिटर इस कुंडली में देखिए मारक भाव का स्वामी है, साइमल्टेनियसली ये बाधक भी है। मारक क्या करता है आपको? मारक का काम है आपका जो डिजीज है उसको कॉम्प्लिकेट करना, बाधक का काम है क्योर से रोकना। तो ये अंतर्दशा में भी फंस गए, इनकी डिजीज क्योर नहीं हो पाएगी। शुक्र जो है वेल प्लेस्ड है 5th में, मगर देखिए वो 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड यानी कि सेल्फ अनडूइंग, लग्नकाश्य, खुद का ही शेर। और ये सुसाइड क्यों किया? मैंने जब आपको एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर पढ़ाया था तब आपको बताया था कि जब कभी मंगल की इन्फ्लुएंस होनी चाहिए इस केस में। देखिए इनका जो मंगल है वो लगन पे ही बैठ गया है, जिससे इसको सुसाइड करने की हिम्मत मिल गई, बिकॉज सुसाइड करना भी एक हिम्मत वाला काम होता है। तो इन सब कॉम्बिनेशन की वजह से इनको स्किज़ोफ्रेनिया के चलते शनि की महादशा में 18 मार्च 1963 में सुसाइड की नौबत आ गई। हमारे एग्जाम्पल्स खत्म हो गए। अब बात करते हैं रेमेडियल मेजर्स। देखिए, मैं कोई मंत्र वंत्र रिंग विंग आपको नहीं देने वाला, वो हर कोई पहनाता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल रेमेडी आपको चाहिए। क्या चाहिए?
देखिए, सबसे पहले आपको ना ये आपका जो न्यूरॉन है, नर्व सेल है, उसको सही करना पड़ेगा। ये नर्व सिस्टम कैसे सही रहेंगे? सबसे पहले विटामिन बी डिफिशियंसी को दूर कीजिए। जिनके बॉडी में विटामिन बी और डी भी पकड़ी है, डी तो आपको सन सूर्य किरण से मिल ही जा रहा है, मगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, ये अगर आपके बॉडी में एप्रोप्रिएट परिमाण में जितना होना चाहिए नहीं है, आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड बीमारी आएगी। अगर नर्व सेल आपके वीक हो गए तो आपको जो एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह आराम से अटैक कर सकता है बिना किसी चिंता के। तो मैंने यहाँ पे विटामिन के साथ फूड सोर्सेस भी दे दिया है। फॉर एग्जांपल, आपके बॉडी में सपोज विटामिन B1 की कमी है तो क्या कर सकते हैं? होल ग्रेन फिश सीड हो गया, बीन्स हो गया, टोफू, ब्राउन राइस, इसका इंटेक कर सकते हैं ताकि विटामिन B1 की कमी को दूर कर सकें। अब इसको रिफर करके खाना खाइए सबसे पहले। दूसरी बात है, देखिए, एंटी डिप्रेसेंट की ओर क्यों जाना जब हमारे पास आयुर्वेदिक मेडिसिन है? वो क्या है? अश्वगंधा रूट। किसी भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाइए, थोड़ा सा पूछ लीजिए अश्वगंधा रूट की जो सप्लीमेंट्स है, चाहे वो पाउडर के फॉर्म में हो या फिर टेबलेट के फॉर्म में, वो अगर लेते हैं तो, अगर आपका डाइजेशन क्लियर है तो आपका जो नेचुरल जो एंजाइटी वाली बीमारी है, स्ट्रेस वाली बीमारी है, इन सबसे बड़ी मात्रा में प्रैक्टिकली बहुत लोगों को लाभ दिया है। तो इसकी आप बेनिफिट टेम्पोररी फेज के लिए ले सकते हैं। तीसरी बात है कि ये जो एंजाइटी डिजॉर्डर है, मेनली मैक्सिमम जिससे ग्रसित हैं, ये मेनली स्लीप डिजॉर्डर से भी होता है। रात रात भर जगते हैं, नींद नहीं आती, स्ट्रेस से कैसे नींद आएगा? तो अगर आप शाम के वक्त या रात पे सोने से पहले, डिनर के बाद, अगर आप वेलेरियन रूट टी, फिर से बोल रहा हूँ, वेलेरियन रूट का जो उसका जो टी मिलता है, उसका अगर सेवन करते हैं तो उस केस में बढ़िया से नींद आती है और आपके स्लीप डिजॉर्डर के दूर हो जाने की वजह से एंजाइटी डिजॉर्डर भी दूर हो सकती है। देखिए, पिछले साइड में मैंने आपको सप्लीमेंट बताया, मगर हमारा जो मन है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मन के बीमारी को सही करने के लिए सबसे पहले आपको मन को समझना पड़ेगा, क्योंकि मन हमारी एक गाड़ी है। आप चाहे सप्लीमेंट लेके गाड़ी को कितना भी सही कर लें, अगर आपको चलाना नहीं आता तो गाड़ी लेके आप ठोक देंगे। वैसे ही मन को सही करने के लिए पहले मन को समझना पड़ेगा, हाउ इट वर्क्स। इसके लिए सबसे बढ़िया चीज है श्रीमद् भगवत गीता। जैसे अर्जुन युद्ध करने निकले, भाई बंधु, मेरे टीचर, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह भीष्म, मैं इनको कैसे लड़ूं? वो खुद एंजाइटी डिप्रेशन उनको उधर ही हो गया। तो वो कौन सा ज्ञान दिए भगवान श्री कृष्ण जिससे अर्जुन निकल गया उससे? वो ज्ञान क्या है? आपको भी जानना चाहिए। तो ये ब्रह्मास्त्र है, मैं अगर बोलूंगा, मेंटल स्टेट सही करने के लिए। और इसके बड़े सारे वेरिएशंस हैं, वेरिएंट्स हैं। उनमें से मैं जो प्रिफर करता हूँ वो स्वामी मुकुंदनंद जी वाला, और दूसरा गीता प्रेस वाला मैं प्रिफर करता हूँ। देखिए, बड़े सारे लोगों को भगवत गीता समझ में नहीं आती, वो क्या कर सकते हैं उस केस में? गौतम बुद्ध के मार्ग भी ले सकते हैं। और गौतम बुद्ध के मार्ग को अगर आप ले रहे हैं, उनकी मार्ग को, तो उस केस में एक बुक है ओल्ड पाथ व्हाइट क्लाउड्स, फॉरेन अथर्स का बुक है, एक सबसे बढ़िया बुक है उनकी टीचिंग्स के ऊपर। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, आपको अगर मन को समझना है। तीसरा बुक जो मैंने डाला है, अगर आपको एक मेडिटेटिव लाइन में जाके अपने मन को समझना है, तो ओम स्वामी जी द्वारा लिखित एक बुक है अ मिलियन थॉट्स। ये बुक आपको एक प्रॉपर मेडिटेशन के थ्रू कैसे आपकी मेंटल हेल्थ को ऑटोमेटिकली सही करना है विदाउट द हेल्प ऑफ मेडिकेशन, ये आपको हेल्प कर सकता है। तो इन तीनों बुक्स के सहायता से अगर आप प्रॉपर फूड पैटर्न और सप्लीमेंट लेके अपने बॉडी और दिमाग को सही रखेंगे, तो आप किसी भी मेंटल हेल्थ के बीमारी के जनित शिकार आप जिंदगी में कभी नहीं होंगे। वंस अगेन एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, एक्सेप्शनली गुड कहूंगा मैं इसे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत साधुवाद। और कुमार साई प्रीतम मेडिकल नॉन मेडिकल हर फील्ड में एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, ये सभी आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे वीडियो बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं और अपनी एक बहुत बड़ी पहचान वो बना चुके हैं। उनका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है, तो आपको कोई भी कंसल्टेंसी संबंधित बात करनी हो आप डायरेक्टली उनके मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।